प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वीडी शर्मा जी से कि वे कृपया कर मंच पर आएं और मैं इसी के साथ अनुरोध करूंगी हमारे स्टेट एडिटर शरद जी और एडिटर इन चीफ प्रवीण जी से कि वो इस सत्र को अब आगे बढ़ाएं। एक बार फिर से मैं स्वागत करूंगा प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा जी का। बहुत धन्यवाद वीडी शर्मा जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। जब आप प्रदेश अध्यक्ष बने थे उसके बाद से कई बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शुभंकर हैं वीडी शर्मा जी, तो 2023 में भी ये कायम रहेगा? भारतीय जनता पार्टी में हम सब एक कार्यकर्ता के नाते से काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो पद्धति है वो एक कलेक्टिव लीडरशिप पर ही हम काम करते हैं। इसलिए जो भी सफलताएं हैं वो एक सामूहिक तौर पर सभी मिलकर के ही उसको आगे ले जाते हैं। लेकिन ये अपने नेतृत्व का, अपने सहयोगियों का, अपने मित्रों का स्नेह रहता है कि वो इस प्रकार से उसे संज्ञा देने का प्रयास कर देते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी स्नेह है कि उन्होंने मुझे इस रूप में कहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो भी काम है हम सब सामूहिकता के आधार पर ही करते हैं। इसलिए अगर कोई जीत हुई है और आगे भी जीत होगी तो सामूहिक नेतृत्व के आधार पर सब मिलकर के ही करते हैं। और आपने जो कहा कि आगे भी यही होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी आगामी आने वाले चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत के साथ अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। सभी दर्शकों को भी पता होगा वीडी शर्मा जी लगातार व्यस्त थे जन आशीर्वाद यात्रा में। आज एक बड़ा समापन उसका हुआ कार्यकर्ता महाकुंभ के रूप में। क्या फीडबैक अब तो आप बड़े मुतमईन होंगे, अब मैं आपसे पूछ सकता हूं कि क्या आकलन है आपका चुनाव को लेकर? मध्य प्रदेश के अंदर जन आशीर्वाद यात्राएं भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 5 जन आशीर्वाद यात्राएं की थी। पहले ये होता था कि कुछ विधानसभाएं हम नहीं जा पाते थे या नीचे तक हमें थोड़ा सा परेशानी होती थी, लेकिन इस बार हमने निर्णय किया कि हम 5 यात्राएं निकालेंगे। प्रवीण जी, आज मैं आपको कह सकता हूं कि जन आशीर्वाद यात्रा में ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के आदिवासी क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में जो जनता का अपार समर्थन मिला, ये वास्तव में ही हम लोगों के लिए भी अनुकरणीय था। और आज जो कार्यकर्ता महाकुंभ हुआ है, इस कार्यकर्ता महाकुंभ के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के एक शक्ति का प्रकटीकरण आज राजधानी भोपाल के अंदर था। हर बूथ से 65,523 बूथों के कार्यकर्ता आज उपस्थित थे और लाखों की संख्या में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब संबोधन किया और एक जो उत्साह और उमंग था, ये देखने लायक है। और यही इस आधार पर, क्योंकि ये जो जनसमर्थन है जनता का, वो ऐसे ही नहीं मिल सकता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विगत 2 दशकों के अंदर जो विकास मध्य प्रदेश का किया है, 2003 का जो मध्य प्रदेश था जब कांग्रेस की सरकार थी, तो ये पूरा मध्य प्रदेश इस बात को जानता है कि मध्य प्रदेश के हालात क्या थे। 15 महीने की सरकार बनी थी कांग्रेस की, श्रीमान कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह के इशारे पर चलने वाली सरकार थी। उस समय जो हुआ उसको भी जनता ने मध्य प्रदेश के अंदर देखा। तो जनता भारतीय जनता पार्टी को काम और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण का जो काम देश और प्रदेश के अंदर हुआ है, हमारी सरकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो काम की है, ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। और इसी आधार पर हम जनता के बीच जन आशीर्वाद मांगने के लिए गए और जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। और जनता का उत्साह और उमंग के साथ हमें जो समर्थन है, मैं इस आधार पर कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आगामी आने वाले चुनाव में अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ने का काम करेगी। अच्छा, आपने बहुत सारे नवाचार किए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद। डिजिटलाइजेशन आपका एक बड़ा आपके मतलब कार्यकाल का बड़ा है। पहले पेज प्रभारी, पन्ना प्रभारी, इन सबको डिजिटल कर दिया। ये कहते भी हैं कि भाई मध्य प्रदेश की जो बीजेपी है संगठन के आधार पर वो बड़ी नजीर है देश की बाकी भाजपा की तुलना में। ये कार्यकर्ता आपको लगता है कि चार्ज हो गया इलेक्शन के लिहाज से? ये प्रवीण जी, आपने बहुत सही प्रश्न किया है। यही भाजपा की मूल ताकत है। गुजरात में 27 साल के चुनाव के बाद, 27 साल की सरकार के बाद 156 सीटें जीत करके 53% वोट कोई राजनीतिक दल लेकर के आए।
ये भारत की राजनीति के इतिहास में नहीं हुआ जो गुजरात के अंदर हुआ। लेकिन जब ये हुआ कि ये श्रेय जब माननीय प्रधानमंत्री को दिया, हम लोगों ने ही कहा कि प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन है, तो उन्होंने कहा प्रधानमंत्री का अभिनंदन नहीं, अभिनंदन करिए उन कार्यकर्ताओं का जो पन्ना प्रमुख और बूथ समिति का कार्यकर्ता है, जिसने प्रत्येक बूथ पर मेहनत की है। तो ये मध्य प्रदेश के अंदर भी हम सब लोगों ने डिजिटली बूथ को इनरोल्ड किया। पन्ना प्रमुख और अर्ध पन्ना प्रमुख हमने बनाए, एक कदम हम आगे चले हैं। अर्ध पन्ना प्रमुख बना करके 41 लाख लोगों का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो आज प्रत्येक बूथ पर एक्टिव होकर के काम कर रहा है। तो ये जो चाहे विधानसभाओं के सम्मेलन होंगे, चाहे हमारे बूथ विजय का संकल्प होगा जो हमने 5-6 बूथों के अभियान लिए थे, या फिर जन आशीर्वाद यात्रा होगी, या आज का कार्यकर्ता महाकुंभ होगा, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये कार्यकर्ता बूस्टअप होकर के अब मैदान में उतर गया है। मैं तो इस कार्यकर्ता को कहता हूं, ये सजग प्रहरी है बूथ का। अपने बूथ को जीतने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आज आह्वान किया, आपने सुना होगा, उन्होंने कहा प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतना है। अमित शाह जी का तो मंत्री है, चुनाव मात्र नहीं जीतना, हर बूथ पर चुनाव जीतने के लिए 50% मत कैसे आएगा, ये हम संकल्प लेकर के जाएंगे। और इसकी तैयारी हमारी माइक्रो मैनेजमेंट कैसे होगा, ये काम भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के संगठन ने बखूबी किया है। और मैं इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि इस दिशा में इस बार बहुत बेहतर काम और बड़ी ताकत के साथ मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने बूथ सशक्तिकरण के अभियान के साथ किया है, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। वीडी शर्मा जी, एक सवाल ये हो रहा है इस बार खास तौर से विपक्ष की ओर से कि जो आपके दिल्ली के बड़े नेता हैं, उनकी मदद आपको इस बार यहाँ पर लेनी पड़ रही है। वो आके यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, वो यहाँ के पर आके बैठ के कर रहे हैं। दिल्ली का नेतृत्व तो आज नहीं, हमेशा से हमें मार्गदर्शन करता और करना भी चाहिए। दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, मैं तो पूछना चाहता हूं, भारत के राजनीतिक इतिहास में ऐसा कौन सा नेतृत्व आया जो आज दुनिया को लीड करने का काम कर रहा है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। और अगर उनकी क्षमता है कि वो मध्य प्रदेश आ सकते हैं, उनकी क्षमता है कि वो सागर में आ सकते हैं, उनकी क्षमता है वो ग्वालियर में आ सकते हैं, तो ये तो सम्मान की बात है मध्य प्रदेश के लिए, और हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारा नेता, दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, वो मध्य प्रदेश में इतना समय दे सकते हैं। जिनके पास खुद ही समय नहीं है, जिनके पास न ऊपर कोई समय है, न खुद मध्य प्रदेश के नेताओं के पास कोई समय है कि वो आक्रोश यात्रा निकालते हैं, लेकिन आक्रोश यात्रा में जा नहीं सकते। जाएंगे तो चेहरा दिखेगा जनता के सामने, पोस्टर पर चेहरा आ नहीं सकता, चल नहीं सकते। मैं देखिए किसी के उम्र और इसको लेकर के कमेंट्स नहीं करना चाहता। हालात ये हैं उस दल के जो ये आरोप लगाते हैं, अरे भाई जिसमें क्षमता और मेहनत करने का मादा होगा वही मैदान में उतरेगा। हमारा प्रधानमंत्री 9 वर्षों के अंदर 1 घंटे की छुट्टी बिना लिए काम करने वाला भारत का पहला प्रधानमंत्री है, वो नरेंद्र मोदी जी है। और राजनीति में नया वर्क कल्चर कैसे खड़ा होता है ये उन्होंने करके दिखाया है। तो इसलिए तो अच्छी बात है कि हमारा नेता या हमारा नेतृत्व में आज सशक्त बनाने का काम मध्य प्रदेश की यूनिट को करता है, तो ये तो अच्छी बात है। आपके नेता अगर आने से यूनिट आपकी सशक्त बनती है कि आलू को जमीन की जगह फैक्ट्री में उगा देते हैं, तो आपके हालात क्या बनते हैं तो आप ही जानते हैं। तो इसलिए कांग्रेस केवल झूठ और इस प्रकार की चीजें ही आरोप लगा सकती है, वो कर कुछ नहीं सकते। हमें तो हमारा सौभाग्य है कि हमारा नेतृत्व हमें आज ताकत देने का काम कर रहा है। अच्छा, एक बात और भी है कि वो एक बात कहते हैं, जब भी उनसे ये पूछा जाता है कि भाई बीजेपी लगातार आशीर्वाद यात्राएं निकाल रही है, उनके बड़े नेता, बड़े केंद्रीय मंत्री, आप लोग जैसे एमपी के तमाम बड़े सब लोग लगे हैं, आप क्यों नहीं सक्रिय रहते? वो कहते जनता लड़ रही है हमारे लिए चुनाव। ये तो बहानेबाजी है। ये जब 28 विधानसभाओं के उपचुनाव थे प्रवीण जी, आपने तो देखा था, उस समय भी ये यही कहने वाले थे और जनता ने आईना दिखा दिया था। और जब भी चुनाव हुए हैं तब मध्य प्रदेश ने जनता ने आईना दिखाया है। और 2018 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को मत ज्यादा मिला था, नंबर ऑफ वोट्स बीजेपी के ज्यादा थे, 0.1% बीजेपी के ज्यादा मत थे, लेकिन टेक्निकली सीटों से सरकार बन गई थी। लेकिन 15 महीने में जो आपने किया, जो वादे किए, जो सपने दिखाए, उन सपनों में से एक भी वादा
बहुत सारे वक्ताओं ने इन बातों को कह दिया होगा, उनका कहने का मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन मैं पूछा भी वादा उन्होंने कोई 15 महीने बहुत होते हैं किसी कार्यकाल के, उन 15 महीने में एक जनता के साथ किया हुआ वादा आपने पूरा नहीं किया, बल्कि आपके वादे के कारण से मध्य प्रदेश का किसान डिफाल्टर बन गया। 2200 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उन गरीब किसानों को डिफाल्टर से नॉन डिफाल्टर बनाने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जमा करना पड़ा। तो इस प्रकार की चीजें आपने की हैं, तो आप केवल यही कह सकते हैं कि हमारे तो जनता किसके साथ है। आपकी आक्रोश यात्रा कह रहे थे, आक्रोश आपका ही निकल रहा है अंदर ही अंदर, आपके लोग ही जूतम पेजार में जुट गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मीडिया की रिपोर्टें कहती हैं। आपके यहां कितने लोग आपके उन आक्रोश यात्राओं में आ रहे हैं, तो आक्रोश किसके खिलाफ है, ये जनता मध्य प्रदेश की दिखाई दे रही है, और हमें किस प्रकार का आशीर्वाद मिल रहा है ये भी जनता दिखाई दे रही है। तो ये सपने और जनता लड़ रही है, अगर उन्हें ये दिखाई दे रहा है तो बहुत स्वागत है उनका। हम तो मैदान में हैं, और चुनाव आएंगे तो सारी चीजें सामने भी आ जाएंगी। अच्छा वीडी शर्मा जी, एक सवाल ये है कि इस बार आमतौर पर जब चुनाव होते हैं तो कुछ नाराजगियां नेताओं की ऐसी होती हैं टिकट मिलने को लेकर। कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ममता मीणा एक कार्यकाल आपका जो कार्यालय है वहां का उन्होंने पैर छुए और फिर वो गई, दुखी मन से उन्होंने बात की। क्या आपको लगता है कि जो कुछ नाराजगियां हैं ऐसी, उनको आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि शायद इनको और बना लेते तो और जो समस्या है उनके समाधान हो सकते थे, या चुनाव के में लेकर जो परेशानियां हैं वो शायद नहीं आएंगी अगर ऐसे नेताओं को रोका जा सके? शरद जी, भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी आज 16 राज्यों में जिसकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी जिसका पंच सरपंच से लेकर के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक जिसका कार्यकर्ता आज उस सत्ता और शासन की व्यवस्था में हो, दुनिया का सबसे बड़ा दल होने के नाते से हम मनुष्यों के संगठन हैं। लेकिन चुनाव आते समय हम अपने प्रबंधन में हमें क्या करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी समीक्षा करते हुए कौन कार्यकर्ता जीतेगा, किसको क्या जिम्मेदारी पर लाना, ये नेचुरल है। और चुनाव जब आते हैं, जब जिसको टिकट नहीं मिलती है, तो नेचुरली सब आइडियल तो हो नहीं सकते, और 230 लोगों को चुनाव लड़ना है। तो कभी कभी ऐसे लोग जिनके स्वार्थ टकरा जाते हैं, तो वो किसी भी दल में हो सकता है। मैं केवल ये नहीं कहता हूं कि यहां ज्यादा हो रहा है वहां कम हो रहा है, ये कहीं भी हो सकता है और होता ही है। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा निकल रही है, वहां जन आक्रोश आपस में ही निकल रहा है। मैंने कहा ना कि जूतम पेजार हो रही है, तो ये क्या है, वो कह रहे हैं कि तुम कैसे घुसे यहां, ये कैसे आ गए, बाहर के कैसे आ गए, ये नेचुरली होता है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी एक विशिष्ट पद्धति वाला संगठन है। यहां संवाद की व्यवस्था है, हम प्रयास करते हैं, लेकिन जब कोई 100 में से 2-4 ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि नहीं हमें तो यही करना है, तो आपने जिनका नाम लिया उनके हालात हमने पहचाने होंगे, और नए व्यक्ति को वहां हमने प्रत्याशी बनाया है जो उभर करके प्रचंड बहुमत से जीतने वाला प्रत्याशी है। तो नेचुरली उनको लगता है कि मुझे टिकट नहीं मिली है, तो वो कहीं और जाते हैं। तो कुछ जगह हो सकता है, मैं नहीं कहता हूं कि हम बिल्कुल आइडियल हैं, 2-4 जगह ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी अन्य दलों की तुलना में भारतीय जनता पार्टी आज भी अपने पद्धति के साथ काम करती है, और इस प्रकार की कोई बहुत परेशानियां ना हैं और ना आगे होंगी। आपकी जो आइडेंटिटी है वो, अब चूंकि आप जो फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन है उससे जुड़े रहे हैं, तो आप रेगुलर बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं, और बहुत सतत संपर्क भी है आपका, तो आप वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों जानते हैं अपने कार्यकर्ताओं की, कमजोरी ताकत सब। एक जो विषय आज ही इसके पहले सेशन में, शुरुआती सेशन में उभर के आया, कोई व्यक्ति सिर्फ इस वजह से क्यों अपात्र हो जाना चाहिए कि उसके पापा बड़े नेता है। अगर मान लीजिए अच्छा मेहनत कर रहा है, आपका कार्यकर्ता है, तो क्या उसे अवसर नहीं मिलना चाहिए टिकट का? ये प्रवीण जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है आज की नई जनरेशन के लिए और एक कार्यकर्ता के लिए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात पर पूरा फोकस किया है, इनर बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि उनका तो कहना है कि देश के अंदर जो राजनीतिक दल है वो परिवारों तक सीमित बन के रह गए हैं। और एग्जाम्पल के साथ आप देखेंगे, चाहे टीआरएस होगा या महाराष्ट्र के हमारी वो राजनीतिक दल होंगे, या फिर दक्षिण के और राज्यों के तमिलनाडु होंगे, ये इन स्थानों पर इन दलों में या कांग्रेस के अंदर भी
केवल एक ही परिवार है जो नेतृत्व करता चला जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस दिशा में किसी नेता का बेटा होना यह योग्यता नहीं है। नेता का बेटा होना अपराध भी नहीं है, लेकिन वो कार्यकर्ता होगा, कार्यकर्ता के नाते से काम कर रहा होगा, जनता की ऐसा लगता है जनता को कि जनमत है उसके साथ, तो कार्यकर्ता चुनाव लड़ सकता है, वो किसी का भी बेटा हो। लेकिन केवल किसी बड़े नेता का बेटा है इसलिए वो चुनाव लड़ेगा, ये न बीजेपी करने वाली है, न बीजेपी ने इसको किया। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो परिवारवाद को राजनीतिक व्यवस्था में आज ब्लॉक करने का काम किया है। नए नौजवानों को और कार्यकर्ताओं को अवसर कैसे मिलेगा, यही भारतीय जनता पार्टी का मूल पद्धति पर हम काम कर रहे हैं और इस दिशा में ऐसे लोगों को अवसर भी मिलता है। वीडी शर्मा जी, आप युवा हैं और जब आप अध्यक्ष बने तो फिर हमने देखा कि बीजेपी में बाकी के जो जिलाध्यक्ष बनाए गए और भी अन्य जो टीमें बनाई गई, वो उनमें भी कहीं ना कहीं देखने को मिला कि जो युवा हैं उनको ज्यादा मौका दिया गया। तो क्या माना जाए कि इस बार का जो अभी बाकी का 39 टिकट तो आपके फाइनल हो गए हैं, बाकी के टिकट में भी युवा प्राथमिकता में रहेंगे? शरद जी, ये आपने मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर एक नया, क्या हम ये कर सकते हैं, हमने करके दिखाया कि ऐसे नए नौजवान जिले की कमान संभाल सकते हैं। मंडल अध्यक्ष तो हमारे 1093 मंडल हैं, उनमें से 35 से कम उम्र के 99% मंडल अध्यक्ष आज 35 साल से कम उम्र के बने हैं। और पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रयोग को सफलतापूर्वक किया। आगामी आने वाले समय में मैं ऐसा मानता हूं, चाहे चुनाव हो चाहे कोई जिम्मेदारियां हो, इस पर जैसे महिलाओं को अवसर देने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किया है, उसी प्रकार से युवाओं को भी नेतृत्व आज भारतीय जनता पार्टी चुनाव के आगामी आने वाले समय में भी जहां संभव होगा कि नए नौजवानों को अवसर मिले, ये मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिलाता हूं और मैं युवाओं को भी विश्वास दिलाता हूं, उन्हें अच्छे अवसर देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। इन दिनों कांग्रेस में पहले जो चलन नहीं था वीडी शर्मा जी, वो चलन शुरू हुआ है। उनके पार्टी के दफ्तर में भी भगवान की मूर्तियां स्थापित हो रही हैं, गणेश उत्सव मनाए जा रहे हैं, मंदिरों में वो जा रहे हैं, मतलब समारोह पूर्वक पूजा जो है वो अभी तक कांग्रेस करती नहीं थी, अब शुरू किया है उन्होंने बीते कुछ सालों में। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो राष्ट्रवादी विचार का प्रभाव है। पहले लोग आरोप लगाते थे और ये तुष्टीकरण की राजनीति करते थे। मोदी जी के आने के बाद जब देश के अंदर ये परिवर्तन आया कि आध्यात्मिक और धार्मिक शक्ति के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और एक राजनीति के वर्क कल्चर को जो बदलने का काम किया, तो उसके आधार पर जनता की ये स्वीकारोक्ति है, तो उनको लगता है कि अब हमें भी ये करना पड़ेगा। राष्ट्रवादी विचार, जैसे हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तौर पर कहते हैं, आज उन विचारों को आम जनता से लेकर के इस प्रकार के दलों को भी लगता है कि अब हमें भी इस रास्ते पर जाना पड़ेगा। एक कांग्रेस जहां तक इन कामों को करने का प्रयास करती है, ये तो एक दिखावा है, और दिखावा मैं इसलिए कहता हूं कि इन नेताओं के कैरेक्टर क्या थे। ये राम मंदिर के बारे में पहले क्या बोलते थे, ये राम सेतु के बारे में क्या बोलते थे, ये ज्ञानवापी के बारे में क्या बोलते थे, इनकी आस्था कितनी थी। लेकिन अब इन्हें लगने लगा कि भारत के अंदर राजनीति करना है तो बिना धर्म के, बिना इसके आधार के हम भी नहीं चल सकते। तो अब ये बहुरूपीय बनकर के जो काम करने का प्रयास कर रहे हैं कि एक और आपके इकट्ठे गठबंधन है वो सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करता है, एक और आपके गठबंधन के सहयोगी हैं वो सनातन धर्म को एड्स की संज्ञा देते हैं, एक और आपके जो गठबंधन के लोग हैं वो सनातन धर्म को डेंगू की संज्ञा देते हैं, और दूसरी ओर आप यहां पर इस कैरेक्टर को लाने का प्रयास करते हैं। तो ये डॉल कैरेक्टर राजनीति में कांग्रेस का जो है ये हमेशा से रहा है, इनके खून में है। फूट डालकर राज कैसे किया जा सकता है। लोग तो कहने लगे थे मध्य प्रदेश के अंदर, मुस्लिम समाज के लोगों ने आवाज उठाई कि अगर आप ये कर रहे हैं तो फिर ये भी करिए। अब वहीं ये कन्फ्लिक्ट होने लगा। तो इसलिए ये दोहरा चरित्र केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए कांग्रेस जो करने का प्रयास करती है, ये जनता इन्हें समझती है, जनता इनको जानती है कि इनका मूल कैरेक्टर क्या है और ये अंत में क्या करेंगे। तो इसलिए ये चीजें न चल सकती और न इस प्रकार के आज राजनीतिक क्षेत्र में या राजनीतिक जीवन में लोग इनको स्वीकारोक्ति देते हैं। पिछली बार एक बड़ी चुनौती आपके लिए थी वीडी शर्मा जी, वो था ट्राइबल। बहुत सारे
महाकौशल से लेके अगर हम बघेलखंड बिंद तक के कुछ जिले शामिल करें उसमें, तो वो आपके लिए एक बड़ा चैलेंज था। इस बार आपको लगता है कि ये सब आपके साथ है? प्रवीण जी, एक बात मैं कहता हूं कि आज मध्य प्रदेश के इस कार्यकर्ता महाकुंभ में माननीय प्रधानमंत्री जब आए थे, तो हमने इस बात का उल्लेख किया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केवल मध्य प्रदेश नहीं, देश के कोने कोने में, केवल ट्राइबल नहीं, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी से लेकर के हर समाज वर्ग का जो गरीब आदमी है, मध्य प्रदेश के अंदर 3,60,00,000 लोग ऐसे हैं जिन्हें 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत योजना में माननीय प्रधानमंत्री ने फ्री में इलाज कराने का अधिकार दिया है। 30 लाख लोग इलाज करा चुके हैं, जो आजादी के इतिहास में कभी किसी ने इस दिशा में, किसी सरकार ने ये विचार नहीं किया था। गरीब पैसे के अभाव में इलाज से वंचित होता था। मैं भी सामान्य परिवार का व्यक्ति हूं, किसान का बेटा हूं, मैं इस बात को गंभीरता के साथ जानता हूं। आज मध्य प्रदेश के अंदर 44 लाख लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में, गांव-गांव में, जिसका सपना कभी होता था कि गांव की झोपड़ी में रहता है, मैं अपने मकान में रहने का मेरा सपना है, आज 44 लाख लोगों को मध्य प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। आज आप देखेंगे कि कोरोना के संकट से लेकर लगातार हम जो काम करते आए हैं कि 5 किलो अनाज कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा, तो कोरोना के संकट से लेकर के आज तक 51 करोड़ लोगों को मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन्हें दे रही है। तो ऐसे एक नहीं, आज अगर 13 करोड़ लोग देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में गरीबी रेखा से ऊपर आए, हमने गरीबी हटाने का नारा नहीं दिया, जो कांग्रेस जिंदगी भर नारा देती रही, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी नहीं हटी। लेकिन ऑन रिकॉर्ड में कह सकता हूं, आज देश के अंदर अगर 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर निकले हैं, उनका जीवन में बदलाव आया है, तो मध्य प्रदेश के अंदर 1,36,00,000 लोग ऑन रिकॉर्ड गरीबी रेखा से ऊपर गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। तो वो जनजाति क्षेत्र में भी है, वो अनुसूचित जाति में भी है, वो अन्य समाज वर्गों में भी है। तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ अगर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1,30,00,000 बहनों को 1,000 रुपए हर महीने देने का काम किया है, 1,250 शुरू कर दिया, फिर 10 तारीख को आएगा, तो ये केवल महिलाओं को वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं है, ये महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ उन्हें समाज में सम्मान कैसे मिलेगा, ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जो हम कहते हैं वो करते हैं। तो इसलिए हर समाज वर्ग का समर्थन आज भारतीय जनता पार्टी को ट्राइबल से लेकर के हर क्षेत्र के अंदर ताकत के साथ मिल रहा है। अच्छा वीडी शर्मा जी, एक सवाल यह है कि अगर मान लीजिएगा, एनालिसिस तो चुनाव के पहले होते ही है, संभागों में बांट दिया जाए मध्य प्रदेश को, ग्वालियर चंबल की बात करें, मालवा, विंध्य, महाकौशल, तो क्या लग रहा है कि इस बार किस संभाग में ज्यादा बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए? शरद जी, मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं, और परिणाम आएंगे, परिणाम आने के बाद हम लोग बैठेंगे, फिर भी बैठेंगे। चाहे बिंदी हो, बिंदी का मैं पिछले चुनाव में प्रभारी रहा, जहां हम 34 में से 30 सीटें जीते थे। चंबल का मैं रहने वाला हूं। अभी जन आशीर्वाद यात्रा में मैं 3 दिन चंबल के दौरे पर था, भिंड, मुरैना, दतिया, इन क्षेत्रों में। महाकौशल में मैं लगातार लंबे समय से मैंने काम किया है, प्रवीण जी तो मुझे जानते हैं उस क्षेत्र से। मध्य प्रदेश के इस बार के चुनाव में कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचेगा जहां भारतीय जनता पार्टी को अच्छा समर्थन नहीं मिले। इसलिए मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि अभी तक की सर्वाधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, अपने विकास और गरीब कल्याण के काम के बल पर। एक बड़े संगठन के आप मुखिया हैं, लिहाजा संगठन से जुड़ा एक सवाल करता हूं। इस समय इलेक्शन जो है वो ज्यादा सोशल मीडिया पे भी लड़े जा रहे हैं, बहुत बड़ा हथियार है सोशल मीडिया। तो आपके संगठन के लिए वो चुनौती है या टूल्स है सोशल मीडिया खासतौर पे? देखिए, दोनों बातें हैं। सोशल मीडिया एक ताकत भी है, और भारतीय जनता पार्टी का जो यूथ है, भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया नेटवर्क है, वो व्यापक पैमाने पर काम कर रहा है। 2 प्रकार की चीजें हैं। हम ये कहते हैं कि हमने क्या किया है और हमने लोगों के जीवन में बदलाव कैसे लाया है, ये सोशल मीडिया से समाज को हम कनेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस क्या करती है? दिग्विजय सिंह जैसा नेता, यहां जो नौजवान बैठे, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, और जो सुन रहे हैं मैं उनको कहना चाहता हूं, दिग्विजय सिंह जो 10 साल मुख्यमंत्री रहे,
समाज के आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं। कोई मुख्यमंत्री रहे और 10 साल रहे, एक दिन रहे, वो भी जिम्मेदार होता है। लेकिन 10 साल रहा हुआ मुख्यमंत्री ये कहे कि कहीं की मस्जिद और खरगोन की मस्जिद बता करके भगवा फहरा करके वातावरण कैसे बिगड़ेगा, और जब जैसे ही समाज में पता लगता है ये फेक ट्वीट किया है तो दिग्विजय सिंह विड्रॉ कर जाते हैं। अभी दमोह के अंदर कुंडेश्वर मंदिर हमारे जैन समाज का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, वहां वो ट्वीट करते हैं कि यहां पर बजरंग दल के लोगों ने भगवान शंकर की मूर्ति स्थापित कर दी। जैन समाज में कैसे सामाजिक विद्वेष फैलेगा, और आधा घंटे के अंदर ट्वीट को डिलीट कर देते हैं। पाकिस्तान की पुल को भोपाल में क्रैक किया हुआ पुल दिखाते हैं, जब पता लगता है तो ट्वीट को डिलीट करके भाग जाते हैं। प्रियंका गांधी जैसी नेता, आप इतने बड़े लीडर हैं, और इतने बड़े लीडर को जैसे माना कि मैं ही हूं, मुझे कोई मेरा कार्यकर्ता कहे कि साहब 50% कमीशन की बात किसी ने लिखी है, तो मैं 4 बार सोचूंगा इसमें दम कितनी है, किसने लिखा है। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और कांग्रेस मिलकर के मध्य प्रदेश के अंदर आरोप लगाते हैं कि साहब ये कमीशन, वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा व्यक्ति है, पता ही नहीं है, फेक पत्र जारी कराते हैं। और बाद में जब प्रियंका गांधी पर भी एफआईआर होती है, पूरे कांग्रेस के नेताओं पर एफआईआर होती है, तो ये इस युग का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इस दिशा में समाज में सोशल मीडिया को अपनी बात को करेक्ट करने के लिए उसका सदुपयोग भी किया जा सकता है, लेकिन इस प्रकार के झूठ को प्रचारित करने के लिए भी इस प्रकार के नेता टूल्स बनते हैं, तो यह दुर्भाग्यजनक भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेटवर्क, जो हमारे नौजवान इस काम में लगे हैं, मैं आपको प्रवीण जी बड़े ताकत के साथ कह सकता हूं, अब सोशल मीडिया या जो भी सोशल नेटवर्क है उस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी और नौजवानों ने एक ताकत के साथ इस प्रकार के झूठ बोलने वाली ताकतों को, भ्रम फैलाने वाली ताकतों को, समाज का वातावरण बिगाड़ने वाली ताकतों को भी जवाब देने का काम शुरू कर दिया है, और वो हमारे लिए एक ताकत बनकर के खड़ी है। हम इसको एक ताकत के तौर पर उपयोग आज भारतीय जनता पार्टी के नेटवर्क में कर रहे हैं। अच्छा, आपने जिनका नाम लिया कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह जी का, उन्होंने आपके संगठन का तो नाम नहीं लिया, लेकिन एक आशंका जताई कि दंगा करा सकते हैं। अभी नूह की तरह दंगा जो हरियाणा में हुआ वैसा यहां भी हो सकता है एमपी में, और वो ट्वीट अभी डिलीट भी नहीं किया। कौन सा जैसा हरियाणा में दंगा हुआ था, उन्होंने कहा वैसा दंगा एमपी में भी हो सकता है। आपके संगठन का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा प्रवीण जी वो उन्होंने वही किया था। इस प्रकार की चीजें फैलाना, मैं इसलिए कह रहा हूं जो मुझे सुन रहे होंगे आपके चैनल के माध्यम से, उन्हें और नए नौजवान को इस बात के लिए सजग रहने की जरूरत है। अगर मैं कुछ कह रहा हूं तो उसके बारे में जरूर समझना चाहिए इसमें सत्यता कितनी है। अगर दिग्विजय सिंह जैसा नेता इस प्रकार के सामाजिक विद्वेष फैलाना चाहते हैं, इसके लिए समाज के हर वर्ग को अलर्ट रहने की जरूरत है। मैं भी कुछ कहता हूं उस पर भी अलर्ट रहने की जरूरत है कि मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं। तो ऐसे वातावरण बिगाड़ कर, क्योंकि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, जमीन नहीं है, हालात यह है कि आप जा नहीं सकते। मैं फिर कहता हूं, मैं उम्र की किसी की बात नहीं करना चाहता, केवल परिवारों तक पार्टी सिमट के रह गई है। देश के अंदर अगर केवल गांधी परिवार तक कांग्रेस सिमटी है, अब मैं तो लोकसभा का सदस्य भी हूं, मैं देखता हूं कि कांग्रेस के नेताओं के हाल क्या है, लोकसभा के अंदर क्या बोलते हैं, कहां जा रहे हैं, पता ही नहीं होता है। मध्य प्रदेश की भी वही हाल है। कमलनाथ जी अपने बेटे के लिए लगे हैं तो दिग्विजय सिंह जी अपने बेटे के लिए लगे हैं। अरे अच्छा होता नए नेतृत्व में से नेचुरल लोग उभरते, और राजनीति में हम तो कहता हूं, मैं तो उस धारा का व्यक्ति हूं, छात्र राजनीति में काम करते हुए मैं एनएसआई को कहता था आप भी कुछ काम करिए, हम भी कुछ काम करेंगे और छात्र हितों पर साथ में मिलकर के भी लड़ेंगे। तो समाज के लिए तो मुझे लगता है कि अगर हम मुद्दों पर बात करें तो इससे गलत क्या हो सकता है, लेकिन केवल परिवारों तक पार्टियां खड़ी रहेंगी, ये देश का दुर्भाग्य है जिसको मोदी जी ने आज ब्रेक करने का काम किया। अच्छा, आप लोगों पर एक आरोप ये लगता है कि आपने जो कांग्रेस है, कांग्रेस के लोगों को ये आरोप है कि उनके मुद्दे आपने चुरा लिए। वो कह रहे हैं कि हम सिलेंडर सस्ते में देने की बात की, हमने लाडली बहनों को पैसा देने की बात की, वो सारे मुद्दे आपने उनके चुरा लिए। सर जी, मेरा प्रश्न है, आपने मुझसे प्रश्न किया है, मैं कर रहा हूं मीडिया के माध्यम से, जो लोग सुन रहे हैं उनसे। आपने 55 साल तक राज किया देश के अंदर, आपने गरीब इलाज पैसे के अभाव में इलाज से वंचित होगा, आपने क्यों विचार नहीं किया था?
कोई गरीब है जिसके सर पर छत नहीं है, उससे हम मकान उपलब्ध कराने का काम करेंगे। 50 साल में आपने क्यों नहीं किया था? इंदिरा आवास योजना शुरू हुई थी, जरा पता लगाइए रिकॉर्ड में कौन सी पंचायत में कितने इंदिरा आवास आए थे, कहीं 1, कहीं 2, कहीं 3, और वो भी आए तो उनमें क्या हुआ? राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। मैं पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी का ऑफिशियल वर्जन था 1 रुपया गरीब के लिए भेजते हैं तो 85 भ्रष्टाचार में चला जाता है, दलाल बिचौलिए खाते हैं, 15 पैसे गरीब तक पहुंचता है। इस व्यवस्था का परिवर्तन 55 साल में क्यों नहीं किया था? लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी बनते हैं तो उन्होंने पहले दिन कहा कि जनधन अकाउंट खुलेंगे। 48 करोड़ परिवारों के जनधन अकाउंट खोल करके उस समय भी मजाक उड़ाया जा रहा था। लेकिन आज हम इस बात को गर्व से कह सकते हैं कि अगर 1 रुपया केंद्र से चलता है तो 1 क्लिक से 1 रुपया ही गरीब के खाते में पहुंचता है। दलाल और बिचौलिए भारत की व्यवस्था में नहीं है। ये परिवर्तन किसने किया? 15 महीने की आपकी सरकार थी। 15 महीने में आपने जिन वादों को किया था वो पूरे नहीं किए, और अब आप नए वादे करने का काम कर रहे हैं। तो उसमें आपने क्या किया था ये भी जनता आपको जानती है, इसी मध्य प्रदेश की जनता ने आपको देखा है। तो इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी अपने पद्धति पर अपने प्रकार के काम आज से नहीं, अपने विचार के कामों को हमेशा से करती आई है। इसलिए गरीब कल्याण महाअभियान देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लिया है, और मध्य प्रदेश की सरकार ने विकास के काम मध्य प्रदेश के अंदर जो खड़े किए हैं ये जनता ने देखा है। इसका सर्टिफिकेट कांग्रेस नहीं दे सकती, इसका सर्टिफिकेट भाजपा को जनता देती है प्रत्येक बूथ पर। एक बात और है वीडी शर्मा जी के, ये आपकी पार्टी के बारे में कहा जाता है कि भाई रीति नीति और विचारधारा ये शुरू से लोगों के दिमाग में होती है और उसमें वो डूबे रहते हैं। जो पिछले चुनाव के वक्त आपके पास नए मेहमान आए वो उस रीति नीति विचारधारा की आइडियोलॉजी के तो थे नहीं, वो थे कांग्रेस के। तो आप दूध में पानी जैसे मिल गए या फिर पानी में तेल की तरह सतह में है अभी भी वो? सबसे पहली बात तो मैं इस पर एक जरूर कहूंगा कि मध्य प्रदेश के अंदर जब सरकार ऐसी बनी जो 3-4 सीटों के किसी गणित के कारण से बन गई थी, वोट बीजेपी को ज्यादा मिले थे, फिर उल्लेख कर रहा हूं मैं, जनमत जनता ने बीजेपी को दिया था, लेकिन हमने स्वीकारोक्ति दी थी, हमारे मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था, कहा था कि अगर जनमत नहीं मिला है तो हम विपक्ष में बैठने को तैयार हैं। विपक्ष में बैठे, लेकिन कांग्रेस ने 15 महीने के अंदर वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बनाया। ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं मैं, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 15 महीने में कांग्रेस के जो मंत्री थे कैबिनेट के, उन्होंने जो कहा कि ये सरकार पर्दे के पीछे से मिस्टर कमलनाथ नहीं, वो दिग्विजय सिंह चला रहे हैं, जो मध्य प्रदेश के सबसे बड़े भूमाफिया, सबसे बड़े रेत माफिया, सबसे बड़े शराब माफिया हैं। ये प्रदेश अध्यक्ष का आरोप नहीं है, ये कांग्रेस के कैबिनेट के मंत्री उमंग सिंगार ने कहा, ऑन रिकॉर्ड कहा। ये गोविंद सिंह जो नेता प्रतिपक्ष हैं, गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष ने मंत्री रहते हुए ऑन रिकॉर्ड कहा कि भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि टीआई रेट तय करते हैं और ये पैसा ऊपर तक जाता है। जब ईडी की रेड पड़ी तो 281 करोड़ रुपए जो पकड़े गए, मिगलानी और कक्कड़ कौन है? कांग्रेस के नेता बताएं। कमलनाथ जी के पीए हैं। ऑन रिकॉर्ड पैसा पकड़ा गया, कहां पकड़ा गया? ऊपर तक। ये जो आपने किया, इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि आपने जो किया वो मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है। तो इसलिए प्रवीण जी, जनता इनके इन सारी चीजों को बेहतर तरीके से जानती है। संसद का अभी विशेष सत्र हुआ जिसमें महिला आरक्षण बिल आप लोग लेके आए हैं। कानूनी तौर पर उसको लागू होने में अभी समय लगेगा, लेकिन क्या हम ये माने कि मध्य प्रदेश में अभी जो बाकी के टिकट वितरण होने बाकी रह गए हैं बीजेपी के, उसमें उसकी झलक देखने को मिलेगी? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। महिला आरक्षण अभी नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 लोकसभा राज्यसभा ने पारित किया है। ये माननीय प्रधानमंत्री का बिल पावर है कि इसके आधार पर दोनों सदनों में बहुमत से पारित हुआ। आज ही माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष ने मजबूरी में समर्थन किया है, लेकिन जब ये चर्चा हुई तब ये भारतीय जनता पार्टी में आज भी, जैसे मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूं, मेरी अगर यूनिट तैयार हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने निर्णय किया कि 33% महिलाएं पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के संगठन में सहभागिता करनी है, तो हमने 33% लोगों महिलाओं को सहभागिता पहले दिन से दी है। इस मध्य प्रदेश के अंदर
ग्रामीण और नगर निकाय के चुनाव में 50% आरक्षण, नया नेतृत्व और महिलाओं का नेतृत्व कैसे विकसित होगा, इस पर काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 50% आरक्षण हमारी माताओं बहनों को ग्रामीण निकाय, नगर निकाय में दिया है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, ये भारत के ही प्रधानमंत्री हैं कि G20 देशों की अध्यक्षता करने के बाद भारत के इतिहास में दुनिया के देश मोदी जी के पीछे खड़े थे। तब वुमेन लीड डेवलपमेंट की बात हुई थी कि महिला आधारित विकास, महिला नेतृत्व के आधार पर विकास देश का करना है। 50% आबादी है, वो G20 देशों के लोग अपने घर भी नहीं पहुंचे होंगे। और उससे पहले 33% आरक्षण की लोकसभा राज्यसभा के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने बिल पारित करा दिया। तो हम जो कहते हैं उसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व पहले से इस काम को कर रहा है कि हम अपने संगठन में, अपने सिस्टम में भी बिना किसी उसके कैसे करें। आपने बहस के अंदर सुना होगा कि लोकसभा में जो सांसद हैं आज 29% ओबीसी के सांसद हैं। देश के अंदर जो विधायक चुने गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनमें 27% ओबीसी के हैं। जो क्वेश्चन खड़ा करने वाले लोग बात करते हैं उनकी बात कर रहा हूं। इसी प्रकार से महिलाओं में भी रिप्रेजेंटेशन उसके अनुरूप हो, चाहे अभी टिकट मिली होंगी तब या आगे मिलेंगी तब। रिजर्वेशन होगा जब कानून के तहत जब होगा तब होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के प्रयास अभी भी लगातार कर रही है। एक सवाल जरूर उठता है, जैसे आप भी उसी इलाके से, ग्वालियर चंबल इलाके से। ठीक है, बसपा का जो वोट शेयर है वो कम हुआ है, पिछले चुनाव में तो खासतौर पर हुआ, सीटें भी कम हुई। लेकिन कहते हैं कि जो यूपी से सटी हुई बॉर्डर है उसकी, वहां से लेके ग्वालियर चंबल शुरू करें तो रीवा तक की, वो वहां पर उसका प्रभाव है। वो आपको चुनौतीपूर्ण लगता है? अभी वो इंडिया के सदस्य भी नहीं है जो नया गठबंधन बना उसका, और आम आदमी पार्टी, इसे चैलेंज मानते हैं? प्रवीण जी, मैं इनको चैलेंज इसलिए नहीं मानता। आप अगर रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे उत्तर प्रदेश जैसी जगह पर जहां बसपा खड़ी हुई है, बसपा का प्रभाव तो उत्तर प्रदेश में ही था। लेकिन आज आप देखेंगे कि जब भारतीय जनता पार्टी का चुनाव उत्तर प्रदेश का चल रहा था, उस समय अनुसूचित जाति के भाई और बहन, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को व्यापक समर्थन दिया। किस आधार पर? जो गरीब कल्याण की योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में या राज्य सरकारों के नेतृत्व में, ये बड़ी ताकत है जो गरीबों का जीवन बदलने का काम कर रही है। तो इसलिए चाहे उत्तर प्रदेश से लगा हुआ बेल्ट हो या महाराष्ट्र से लगा हुआ बेल्ट हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जो काम किया है उस काम के आधार पर जनता हमें विश्वास दे रही है। और एक बात मैं एक कदम और आगे बढ़ के कहता हूं, ईमानदारी के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के भाई और बहनों को अगर आप पूछेंगे कि सीने पर हाथ रख के ईमानदारी से बता दो, आपके जीवन में अगर खुशी आई है या बदलाव आया है तो किस सरकार के नेतृत्व में आया है, तो वो भी ईमानदारी से कहते हैं हमारे जीवन में अगर आंखों में खुशी है, बदलाव आया है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के अंदर आया। और ये मैं कोई ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, ट्रिपल तलाक से लेकर अगर उन बहनों का जीवन नरक बनता था तो उनको जीवन में सम्मान देने का काम किसी ने किया है। तो मैं पूछना चाहता हूं, 55 वर्ष कांग्रेस ने राज किया, क्यों मध्य प्रदेश के अंदर या भारत के अंदर इस प्रकार का जिनको दंश था उन महिलाओं के लिए कि 3 शब्द कहने पर उनका जीवन नरक बनता था, किसने विचार किया था उनके लिए? लेकिन उनके जीवन में भी खुशी आ सकती है तो कांग्रेस केवल उनको वोट बैंक मानती रही। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्रिपल तलाक की व्यवस्था को कानून पारित करके भारत के अंदर उन्हें भी सम्मान देने का काम किया। प्रधानमंत्री आवास उज्ज्वला योजना, आयुष्मान कार्ड, 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने का अधिकार, या 5 किलो अनाज हर गरीब को मिलेगा। तो प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं कहा कि ये हमारे समर्थक नहीं है तो इन्हें नहीं मिलेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस आधार पर सरकार काम करती है। तो मैं तो बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं, आगामी समय में और पहले भी प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को अल्पसंख्यक भाई और बहनों का भी अंदर से समर्थन मिल रहा है और ताकत से मिल रहा है।
बहुत शुक्रिया वीडी शर्मा जी। हमें आपकी व्यस्तता का भान है, आप बीते कई दिनों से यात्रा कर रहे हैं, आज भी आपका बहुत बड़ा कार्यक्रम था, इसके बावजूद आपने वक्त निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय आपका, आपने समय निकाला और बीएसटीवी के मंच पर आपने अपने विचार साझा किए। मैं अनुरोध करूंगी माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी से कि वो कुछ देर मंच पर ठहरें। इसी के साथ में मैं बुलाना चाहूंगी हमारे एमडी जयदेव शर्मा जी को कि वो मंच पर आएं और माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें।